हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए तो आज पढ़ते हैं हम राजस्थान की संस्कृति। कंप्लीट राजस्थान की संस्कृति को हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। दिशा बुक 2020 से है। आइए तो लोक संगीत अथवा लोकगीत। आज हम इस वीडियो में ओनली केवल क्वेश्चन आंसर ही पढ़ेंगे, व्याख्या को नहीं पढ़ेंगे। यदि आपको व्याख्या सहित आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आइए शुरू करें तो पहला क्वेश्चन, मारी बरसालेरी मुमल हालेनी ए आलीजेरे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? मारी बरसालेरी मुमल हालेनी ए आलीजेरे देख ये अपना जैसलमेर का लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो वह कौन सा है? मुमल। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया लोकगीत का संबंध भील स्त्री से है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह कौन सा गीत है? तो वह गीत हमसीडो है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। लांगुरिया लोकगीत है, तो लांगुरिया लोकगीत ये भक्ति गीत है और कहाँ का है? करौली का है। देखिए, लांगुरिया गीत का संबंध है तो ये कैला देवी माता से है। लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाया जाता है? तो ये कैला देवी के मंदिर में गाया जाता है। पटेलिया, बीचिया एवं लालर क्या है? तो ये राजस्थानी लोकगीत है। पटेलिया, बीचिया, लालर व मांझर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध लोकगीत है। पावड़ा गीत कब गाया जाता है? तो पावड़ा गीत गाया जाता है ससुराल में जवाई के आगमन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराना के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कथक के जयपुर घराना के प्रवर्तक है भानुजी महाराज। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराना से है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर घराना का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत का नाम बताना है। तो सावन के महीने में कौन सा गीत गाया जाता है? तीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याल के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे? मनरंग। ख्याल के जयपुर घराना के प्रवर्तक थे मनरंग, जिसे भूपत खान भी कहा जाता था। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? तो मरुभूमि के लोकगीत उनकी उमंग, वियोग और हृदय पीड़ा के परिचायक है। राजस्थान में झोरावा गीत है, तो राजस्थान में एक झोरावा एक बिरह गीत है जो जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। झोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? तो ये जैसलमेर से है। होलार। होलार राजस्थान लोकगीत में जो क्या शिशु के अवसर पर गाया जाता है। याद रखिएगा, होलार गीत शिशु के अवसर पर गाया जाता है, शिशु के जन्म के उत्सव पर। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ध्रुपद नहीं है, जबकि ढोला, आल्या और बारहमासा ये लोक गायकी है। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो ध्रुपद गायकी का आरंभ हुआ था राजा मानसिंह तोमर की शासनकाल में। राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में ध्रुपद गायकी का आरंभ हुआ था। किसका संबंध ध्रुपद से है? तो ये स्वामी हरिदास जी का संबंध ध्रुपद से है।
राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी, तो ये थी मधुभट्ट तेलंग। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? मधुभट्ट तेलंग। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध था संगीत से। ये मेवात क्षेत्र बोले तो अलवर के रहने वाले थे। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? गायन से है। गौहरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है? तो गौरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध ध्रुपद गायकी से है। नेक्स्ट, औल्यू राजस्थानी लोकगीत लोक जीवन के किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये औल्यू पुत्री विवाह का विदाई गीत है। औल्यू जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो जला गीत गाया जाता है बर की बारात का डेरा देखने जाने पर। जब बर की बारात का डेरा देखने महिलाएं जाती है तो जला गीत गाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित नहीं है, तो देखिए घोड़ी गीत बर निकासी पर घुड़चढ़ी रस्म के समय गाया जाता है, तो ये तो सही है। जच्चा गीत परिवार के बालक के जन्म के समय गाया जाता है। और जला गीत हमने अभी देखा था कि ये जब बर के बारात का डेरा देखने महिला जाती है तब गाती है, तो ये गलत है। रसिया गीत होली का उत्सव पर गाया जाता है। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, तो इंडोनी लोकगीत कब गाया जाता है? महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय इंडोनी गीत गाया जाता है। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो बीचियो नहीं है, कुरिंजा नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र का कौन सा नहीं है? कुरिंजा नहीं है। अब कुरिंजा कहाँ का है? तो ये जैसलमेर क्षेत्र का है, जैसलमेर जोधपुर का। तो ये पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, जबकि पटेला, बीचिया, लालार, मांझर ये पर्वतीय क्षेत्र के है। लोकगीत किसी संस्कृति की मुंह बोले चित्र है, यह किसका कथन है? तो ये देवेंद्र नाथ सत्यार्थी का कथन है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतबाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो रतबाई लोकगीत ये गाए जाते हैं मेवात क्षेत्र में। घूगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो घूगरी, केवड़ा ये मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। और आपको अच्छे से जानते हो राजस्थान में मरुस्थल प्रदेश के लोकगीत घूगरी, केवड़ा, सूपना, कुरिंजा, पीपली, कागा, मुम्मल, इंडोनी और कांगशियो है। कुरिंजा, पीपली, घूगरी, केवड़ा क्या है? तो यह भी हमने देखा राजस्थानी लोकगीत है। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो चिरमी राजस्थान के पूर्वी मैदान क्षेत्र में मिलती है। चिरमी का एक पौधा भी होता है और चिरमी एक लोकगीत भी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोक वाद्य यंत्र एवं संगीत जीवी जातियां। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है और ये बांसुरी की तरह ही होता है। नेक्स्ट आते हैं अलगोजे वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? तो अलगोजे वाद्य यंत्र में 7 भी होते हैं और 4 भी होते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया क्योंकि 7 और 4 दोनों ही हो सकते हैं अलग अलग। देखिए यहाँ पे दे रखा होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। 2020 में इसमें 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो बांसुरी की तरह होता है अपना अलगोजा। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है अलगोजा है। कौन सा सुसिर वाद्य यंत्र है? तो अलगोजा सुसिर वाद्य यंत्र है। सुमिलित करना है हमें, तो सुमिलित करिए। एक तारा
एकतारा कैसा वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र है। और अलगोजा कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। और झांझ, झांझ अपना घन वाद्य यंत्र है। मादल, मादल ये अवनद वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसकी व्याख्या है। व्याख्या चाहिए तो आपको बताना होगा, कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं वीडियो व्याख्या सहित वाली डाल दूंगा। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो मुंह के द्वारा कौन सा नहीं बजाया जाता? रवाज नहीं बजाया जाता। जबकि अलगोजा, सतारा, मसक ये सुशिर वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? मादल। मादल अवनद वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये अपना बाकिया नहीं है। बाकिया कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। बाकिया, सिंगी और टोटा लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है? तो ये अपने सुशिर वाद्य यंत्र है। बाकिया, सिंगी, टोटा ये सभी सुशिर वाद्य यंत्र है। रमझोल, रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये घन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा घन वाद्य यंत्र है? तो टंकोरा घन वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ताशा नहीं है। ताशा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। जबकि सुरमंडल, रावणहत्ता और कमायचा ये तार वाले वाद्य यंत्र है। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये अपना कमायचा नहीं है। जबकि सुरनाई, अलगोजा और नागफणी ये सुशिर वाद्य यंत्र है। तो कमायचा क्या है? तो कमायचा तत् वाद्य यंत्र है। जबकि नागफणी, सुरनाई, अलगोजा ये कैसे है? सुशिर वाद्य यंत्र। रबाज, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो रबाज, चिकारा, चौतारा ये तत् वाद्य यंत्र है। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये रावणहत्ता कैसा है? तार से निर्मित बोले तो तत् वाद्य यंत्र है। कौन सा तत् वाद्य यंत्र है? तो ये अपना रवाज तत् वाद्य यंत्र है। जबकि मोरचंग, सतारा और बांकिया ये कैसे है? सुशिर वाद्य यंत्र है। चौतारा, कमायचा कौन सी लोक वाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हैं? तो चौतारा और कमायचा ये तत् वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा तत् वाद्य यंत्र, कौन सा तत् लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो तत् वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? मादल नहीं है। मादल कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, निम्न में से तत् वाद्य यंत्र है। तो तत् वाद्य यंत्र कौन से हैं? जंतर और रबाज और भपंक ये तीनों ही तत् वाद्य यंत्र है। इनमें तार लगे रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत् वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, ये अपना बाकिया नहीं है। बाकिया कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। जबकि भपंक, कमायचा, जंतर ये अपने तत् वाद्य यंत्र है। कौन सा तत् वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सतारा नहीं है। सतारा कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। जबकि रबाज, जंतर, चौतारा ये तत् वाद्य यंत्र है। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? सतारा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा तत् वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अलगोजा नहीं है। तो अलगोजा कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। जबकि तत् वाद्य यंत्र रावणहत्ता है, जंतर है, कमायचा भी है। आगे आते हैं। रावणहत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये तत् वाद्य यंत्र है। रावणहत्ता किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? तो ये भोपों का वाद्य यंत्र है। रावणहत्ता भोपों का वाद्य यंत्र है। फड़ बाजते समय बाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? रावणहत्ता है। रावणहत्ता बनाया जाता है तो ये नारियल से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें
बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है। तो वह कौन सा है? रावणहत्था है। कौन सा तत्वाद यंत्र नहीं है? तो नागफनी तत्वाद यंत्र नहीं है। तो नागफनी कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। जबकि भपंक, दुकाका और जंतर ये तत्वाद्य यंत्र है। तार वाला वाद्य यंत्र है, तो तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर। जंतर ये तत्वाद्य यंत्र है। आगे आते हैं, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन के समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र किनके द्वारा? देवनारायण जी के भोपों के द्वारा बजाया जाता है। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो किसका? बाउल का नहीं है। बाउल का संबंध राजस्थान से नहीं है क्योंकि यह पश्चिमी बंगाल का आध्यात्मिक लोकगीत है। कमायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इसमें दो असत्य है। यहाँ पे देखिए, ये 17 तार लगे रहते हैं, तो यहाँ पे पहला तो ये हो गया, यह 27 तार। इसमें कितने लगे रहते हैं? 17 तार लगे रहते हैं। और दूसरा कौन सा है? ये मांगणियार जाति बजाती है, तो मुख्यकार मांगणियार और पूर्वी, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। देखिए, यह तत्वाद्य यंत्र है कमायचा, ये तो सही है। और इसमें 27 तार लगे रहते हैं, ये गलत है। ये एक तो ये हो गया। और इसके मुख्य का प्रयोगकर्ता मांगणियार है, ये बात सही है। पूर्वी राजस्थान में नहीं होकर ये पश्चिमी राजस्थान में है, तो ये दो गलत हो जाते हैं। आगे आते हैं, कमायचा के बारे में असत्य बताना है। तो कमायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, ये गलत है। कमायचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत बजाया जाता है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है और इसके 3 तंतु बकरे की आंत से बने होते हैं। तो ये कमायचा के बारे में सत्य है। कमायचा नाम का वाद्यंत्र राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? तो कमायचा मांगणियार जाति द्वारा बजाया जाता है। कौन सा सुशिर वाद्यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सुरमंडल नहीं है। सुरमंडल ये सुशिर वाद्यंत्र नहीं है, जबकि सुरमंडल कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। जबकि अलगोजा, सतारा और मोरचंग ये कैसे हैं? सुशिर वाद्य यंत्र है। मोरचंग जिसे जूझहॉर्पी कहा जाता है, जिसे जूझहॉर्पी कहा जाता है, क्या है ये? वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। देखिए, ये मोरचंग है, जूझहॉर्प मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूझहॉर्प भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोरचंग को। मोरचंग वाद्य यंत्र के बारे में बताना है। सत्य कथन मतलब सही है। कौन कौन से सही है? तो देखिए, यह छोटा लोहे का बना हुआ एक छोटा सा वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही बात है। मोरचंग को होठों के बीच रखकर बजाया जाता है, ये भी बात सही है। यह सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, ये बात भी सही है। इसमें 27 तार लगे रहते हैं, ये गलत है क्योंकि इसमें एक ही तार लगा रहता है। अभी आपको चित्र में बताया था, ये तार लगा रहता है। इसके बाद आते हैं, एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य यंत्र है जो मंदिरों की प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। तो कौन सा है जिसमें चमड़े के वाद्य यंत्र लगा रहता है लोहे और चमड़े से? तो वह है नौबत, जो त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सा युग्म सही है? तो रबाब ये कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। रबाब कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। देखिए, ढेरू यहाँ पे गलत दिया हुआ है क्योंकि ये अवनद वाद्य यंत्र है। ढेरू कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र है। दूसरा बांकिया सुशिर वाद्य यंत्र है, यहाँ पे भी गलत दे रखा है, सुशिर वाद्य यंत्र है ये। और खड़ताल ये घन वाद्य यंत्र है, तो ये भी यहाँ गलत दे रखा है। जबकि रबाब कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लाए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा। ताशा मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लाए जाने वाला वाद्य यंत्र है।
वाद्य यंत्र जैसे टामक का संबंध, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो टामक मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो घूमर नृत्य के समय ढोलक और मंजीरे की आवश्यकता होती है। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है कथौड़ियों द्वारा। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो यह किया जाता है तेरह ताली में। मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तेरह ताली में। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान के तेरह ताली नृत्य में काम नहीं आता? तो आपको अच्छे से पता है, ढेरू वाद्य यंत्र राजस्थानी तेरह ताली में नहीं लिया जाता, जबकि मंजीरा, तानपुरा और चौतारा ये तेरह ताली नृत्य में काम में लिए जाते हैं। ढेरू क्या है? तो ढेरू एक वाद्य यंत्र है। वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाले कौन सा वर्ग होता है? तो वह होता है जागा, जिसे हम भाट कहते हैं। भाट जाति के मुख्य कार्य है तो विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। लोक वाद्य यंत्र भपंक राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भपंक है मेवात क्षेत्र से संबंधित। किससे? मेवात क्षेत्र से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो ये बजाते हैं भपंक वाद्य यंत्र को। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतरी और निहाल दे आदि के ख्याल गाए जाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मारवाड़ में सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब गोपीचंद भरतरी, निहाल दे इनका जब ख्याल गाते हैं तो उस समय सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और सारंगी में कितनी तार लगे रहते हैं? 27। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो ये जोगिय सारंगी बजाते हैं। कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? तो कर्णाभील नड़ वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। कर्णाभील क्या बजाते थे? नड़ वाद्य यंत्र बजाते थे। आगे आते हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, रजब अली खान, ये रजब अली खान बीना वादक थे। और आमिर खान सितार वादक। अल्लाह जिल्लाबाई ये मांड गायिका थी। अल्लाह जिल्लाबाई कौन थी? मांड गायिका थी। अब आपको ज्ञात होना चाहिए कि नड़ वादक कौन थे? कर्णाभील थे, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नड़ क्या है? तो नड़ एक लंबी बांसुरी है। घुरालिया क्या है? तो घुरालिया क्या है? ये कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। घुरालियों क्या है? कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के टुकड़े डाले जाते हैं, तो वह कौन सा है? रावलों का मांदल। रावलों का मांदल क्या है? ये लकड़ी के टुकड़े डाले जाते हैं, जो एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र है जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावजों की तरह लकड़ी के टुकड़े डाले जाते हैं। राजस्थान में कामर जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो राजस्थान में कामर जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है तंदूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, भपंक एवं रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र है, ये बात बिल्कुल सही है। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र है, तो ये विश्वसिर वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही बात है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा एवं चंग थाप वाद्य यंत्र है, ये बात भी सही है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाए जाते, ये गलत है।
आगे आते हैं, सुमेलित करना है तो सुमेलित करिए। भपंक, जिससे इसके बाधक है इधर इधर और इधर लोक वाद्य यंत्र है। तो भपंक के कौन बजाते थे? तो ये जहूर खान मेवाती बजाते थे। नड़, इसको कर्णा भील बजाते थे। और अलगोजा, अलगोजा को बजाते थे रामनाथ चौधरी। खड़ताल, खड़ताल को कौन बजाते थे? सिद्दीक खान। आगे आते हैं, ये इसका कंप्लीट होता है। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये अलगोजा वादक थे। जहूर खान मेवाती किस बार लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये भपंक वादक है जहूर खान मेवाती। किस लोक वाद्य यंत्र में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो साकर खान कमायचा वादक थे। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन कौन थे? तो राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज पंडित पुरुषोत्तम दास थे। भांड, ढोली और मांगड़िया राजस्थान के पारंपरिक एवं संगीतकार माने जाते हैं। भांड और ढोली और मांगड़िया राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीतकार माने जाते हैं। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सारंगी वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है? देखिए, विश्व मोहन भट्ट ये बीना वादक थे, मोहन बीना बजाते थे। और चतुरलाल ये तबला बजाते थे। सुल्तान खान कमायचा बजाते थे। और जिया फरीदुद्दीन डागर ये ध्रुपद बजाया करते थे। तो ये इसमें से कौन सा गलत है? ये सुल्तान खान कमायचा नहीं बजाया करते थे। तो सुल्तान क्या बजाते थे? सुल्तान खान बजाते थे सारंगी। क्या बजाते थे? सारंगी। तो ये गलत होगा। आगे आते हैं, सफेरो का कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? तो सफेरो का पोंगी वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भैरी भी कहा जाता है? तो भैरी कहा जाता है भूंगल को। भूंगल वाद्य यंत्र को भैरी भी कहा जाता है। भूंगल जिसे रणभैरी भी कहते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? तो कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? खड़ताल। जबकि सहनाई, मशक, अलगोजा ये तीनों ही सुशिर वाद्य यंत्र है। और खड़ताल कैसा है? घन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट चैप्टर होगा अब लोक नृत्य। कौन सा? लोक नृत्य। आइए पहले क्वेश्चन पे, राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? राजस्थान राज्य की आत्मा कहा जाता है घूमर नृत्य को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है घूमर नृत्य। निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लूर नृत्य नहीं है। जबकि गैर, ढोल और अग्नि ये पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह भील जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा, घूमर भील जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो गणगौर के त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक सामूहिक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है। वह नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए
1986 ईस्वी में राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? तो वह है घूमर नृत्य। चंग नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। याद रखिएगा, चंग नृत्य, गीदड़ और चंग नृत्य यह पुरुषों का लोक नृत्य है जो शेखावटी क्षेत्र में होता है, किया जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, बम नृत्य ये भरतपुर अलवर क्षेत्र का है, बीकानेर का नहीं है, तो ये सही नहीं है। जबकि गीदड़ नृत्य शेखावटी का है, ढोल नृत्य जालौर का है और डांडिया नृत्य मारवाड़ का है। तो अपना कौन सा सही नहीं है? ये तीसरा वाला सही नहीं है। आगे आते हैं, बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये कहाँ का है? अलवर भरतपुर का है बम रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? तो बम शब्द से तात्पर्य है कि नगाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? तो वह कौन सा है? बम नृत्य। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य का संबंध कहाँ से है? बोले तो किस जाति से है? तो ये कामड़ जाति से है और कहाँ प्रसिद्ध है? पाली में। बाबा रामदेव जी की आराधना में किए जाने वाला नृत्य कहाँ पे है? बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला कौन सा है? 13 ताली नृत्य है। याद रखिएगा, आपको थोड़ा सा डाउट होगा, ये पाली जिले के पादरला गांव से शुरू होता है। देखिए आगे आते हैं, ये आप पढ़ लीजिए। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो वह कौन सा है? नेजा नृत्य। नेजा नृत्य होली के तीसरे दिन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। तो कौन लेते हैं? गैर नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं और ये फागुन माह में किए जाने वाला नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो होली पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गैर नृत्य। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? होली पर किया जाता है। गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसे रमझोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है हाथीमना नृत्य। याद रखिएगा, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथीमना नृत्य। भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? तो नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है नेजा नृत्य। गरासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो गरासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य है बालन नृत्य। कौन सा? बालन नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालन नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यह गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। कितनी बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, देखिए। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान रखिए। गरासिया जनजाति की नृत्य शैली कौन सी है? तो नृत्य शैली कौन सी है? लूर शैली है। याद रखिएगा, गरासिया जनजाति की नृत्य शैली कौन सी है? लूर शैली। कूद नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कूद नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य किया जाता है होली उत्सव पर। होली उत्सव पर गीदड़ नृत्य किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में और यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र से नृत्य कौन से है? तो अभी बताया था, चंग और गीदड़। नेक्स्ट आते हैं, साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? याद रखिएगा, साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के स्वांग है? तो ये गीदड़ नृत्य के स्वांग है। कहाँ से संबंधित है? शेखावटी से।
नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वह कौन सा है? गीदड़ नृत्य है। गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? शेखावटी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? तो वह है गीदड़ नृत्य में। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है, तो वह किया जाता है बीकानेर में। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः बीकानेर क्षेत्र में किया जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? तो ये हुआ था कतरियासर बीकानेर से। जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई थी? तो ये हुई थी अग्नि नृत्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो वह है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? तो वह है जसनाती संप्रदाय। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय जसनाती संप्रदाय है। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलिया का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चरी नृत्य नहीं है, क्योंकि यह गुर्जर जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जबकि कालबेलियों द्वारा पणिहारी, इंडोनी और संकरिया ये किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। किशनगढ़ जिले में किया जाता है। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंधित है। चरी नृत्यांगना कौन है? तो चरी नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई है। राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है? वह कौन सा है? चरी नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? तो वह कौन सा है? गुर्जर समुदाय। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वह कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। और कहाँ का है? शेखावटी क्षेत्र का केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं तो केवल पुरुष नृत्य करते हैं। वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है वह कौन सा है? झांझ है। वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कच्छी घोड़ी है तो कच्छी घोड़ी व्यावसायिक नृत्य है शेखावटी क्षेत्र का। कच्छी घोड़ी नृत्य के संबंध में हमें सत्य कथन बताने हैं। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यह राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ और विशेषतः विवाह के अवसर पर यह किया जाता है। सत्य पूछ रहा है तो ये दोनों ही सही है। तो ये पहला तो गलत हो जाता है, महिला प्रधान, क्योंकि अभी पुरुष प्रधान बताया था मैंने। और यह नृत्य शाहजहाँ के शासनकाल में, ये भी गलत है। तो इसमें दो ही सही है, पहला वो दूसरा और तीसरा। ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का और विवाह के अवसर पर किया जाता है। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो देखिए, पणिहारी नहीं है। पणिहारी मैं आपको बता चुका हूँ। जबकि चंग, गीदड़ और गैर ये होली से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो कौन सा है? रणबाजा नृत्य। रणबाजा नृत्य मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष भाग लेते हैं। रतबाई लोक नृत्य संबंधित है, तो ये मेवात क्षेत्र से है। याद रखिएगा, रतबाई लोक नृत्य किससे संबंधित है? मेवात क्षेत्र से है। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया से संबंधित है। कालबेलिया जनजातियों का नृत्य है ये अपना संकरिया नृत्य। देखिए, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। कालबेलिया का नृत्य इंडोनी, संकरिया, पणिहारी ये संकरिया जाति के नृत्य है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबू बाई, जो अजमेर से संबंध रखती है। कौन सा युगल नृत्य है? तो युगल नृत्य कौन सा है? संकरिया नृत्य, जो कालबेलिया जनजाति का लोक नृत्य है। सुमिलित नहीं है, तो देखिए सुमिलित कौन सा नहीं है? पणिहारी नृत्य, ये कालबेलिया जनजाति का लोक नृत्य है, ये दामोर का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। जबकि राई नृत्य भीलों का, बालन नृत्य गरासियों का और संकरिया नृत्य कालबेलियों का।
यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए पणिहारी ये कालबेलियों का ही है। आगे आते हैं, द्विचक्रीय नृत्य क्या है? तो द्विचक्रीय नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। आगे आते हैं, कौन सा नृत्य शहरीय जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? कौन सा नृत्य शहरीय जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? तो कौन सा नहीं किया जाता? द्विचक्रीय नृत्य। जबकि कौन सा? द्विचक्रीय नृत्य नहीं किया जाता, जबकि बिछवा नृत्य, झेला नृत्य और शिकारी नृत्य शहरीय जनजाति द्वारा किया जाता है। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंध नहीं है, तो वह कौन सी है? गवरी, जो गरासिया जनजाति द्वारा नहीं है, केवल भीलों द्वारा है। किसे? भीलों द्वारा है। आगे आते हैं, याद रखिएगा बालर, मादल और लूर ये गरासिया जनजाति संबंध रखती है। आगे आते हैं, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो पुरिया को मुख्य पात्र माना जाता है राई नृत्य में। याद रखिएगा, पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है राई नृत्य में। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो देखिए असत्य कथन, गीदड़ नृत्य शेखावती क्षेत्र से संबंधित है, ये तो सही है। कच्छी घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है, ये बात भी सही है। और 13 ताली नृत्य कांवड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये बात भी सही है। तो तीसरा गलत है, क्योंकि राई और पुड़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है, ये गलत है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बता के आया हूँ कि राई नृत्य में पुड़िया का विशेष महत्व है। आगे आते हैं, गवरी लोक नृत्य मुख्यतः संबंधित है, तो गवरी भील जनजाति से संबंध रखती है। गवरी लोक नृत्य किनका है? भील जनजाति का है। आगे आते हैं, भीलों के गवरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? तो इसका राई नाम है, राई नृत्य है। गवरी नृत्य का दूसरा नाम क्या है? राई नृत्य है। राई नृत्य किनका है? तो ये भीलों का है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? तो कौन सा है? गवरी है। कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? तो वह कौन सा है? गवरी है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? तो वह कौन सा है? घुड़ला लोक नृत्य की। घुड़ला लोक नृत्य में छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, और कहाँ का है? जोधपुर का है। घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? तो ये किससे है? जोधपुर से है। मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी? तो ये हुई थी राव सातल देव के काल में। थाकना शैली का संबंध किससे है? तो थाकना शैली का संबंध है वह है ढोल नृत्य से। ढोल नृत्य से, और ये कहाँ का है? भीनमाल, जालौर, सिवाना बालोतरा का है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालौर जिले का प्रतिनिधित्व रखता है? तो वह कौन सा है? ढोल। याद रखिएगा, जालौर जिले का कौन सा है? ढोल नृत्य है। आगे आते हैं, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे है? तो ये कालबेलिया जनजाति से है। आगे आते हैं, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया था कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था 2010 में। किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? कालबेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है, ये बात तो आप जानते हो, सही है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने बाल्टर नृत्य शैली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में, ये गलत है। नेक्स्ट, तीसरा देखते हैं ऑप्शन, जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य रूप बीकानेर के कतरिया गांव में उत्पन्न हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। घुड़ला नृत्य केवल महिलाओं के लिए किया जाता है, ये बात भी सही है। पैजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो पैजन नृत्य बागर क्षेत्र से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, पैजन नृत्य बागर क्षेत्र बोले तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में लोकप्रिय पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है दीपावली के अवसर पर। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में महिलाएं पीतल की प्लेट या ग्लास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? तो वह कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य। याद रखिएगा, भवाई नृत्य में सर पर 8 से 9 पीतल के घड़े रखे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, भवाई लोक नृत्य से संबंधित है। तो भवाई लोक नृत्य से संबंधित है कृष्णाभ्यास छंगांगी। कृष्णाभ्यास छंगानी ये भवाई लोक नृत्य से संबंधित है। ऊपर मैं आपको बता देता हूँ ये थोड़े से भवाई नृत्य से संबंध रखने वाले। पुष्पाभ्यास जो प्रथम महिला थी कलाकार, कलजी, कुसुम, द्रौपदी, सांगीलाल सांगड़िया और रूप सिंह शेखावत, कृष्णाभ्यास छंगानी, तारा शर्मा, स्वरूप पंबार और दयाराम, ये भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। आगे आते हैं, तारा शर्मा किस नृत्य से संबंधित है? तो भवाई नृत्य से संबंधित है। कौन प्रसिद्ध भवाई नर्तक है? तो ये दयाराम भवाई नर्तक है। और मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो ये कहाँ पे है? मांडल भीलवाड़ा में। मांडल भीलवाड़ा में नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा प्रचलित है। आगे आते हैं, लांगुरिया नृत्य होता है तो ये कहाँ होता है? कैला देवी मंदिर करौली में। नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो वह कहाँ पे? नाथद्वारा बोले तो राज संबंध, नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग तो ढोल का किया जाता है, मांदल का किया जाता है और थाली का किया जाता है। तो उपरोक्त सभी होगा। आगे आते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती है? तो वह कौन सी है? धाड़ नृत्य करती है। याद रखिएगा, आदिवासी क्षेत्रों में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर धाड़ नृत्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? घूमर नृत्य नहीं है। घूमर नृत्य ये जनजाति नृत्य नहीं है। आगे आते हैं, सुमिलित करना है, सुमिलित करिए। देखिए, मारवाड़ में कौन सा नृत्य प्रचलित है? डांडिया नृत्य प्रचलित है। और शेखावटी क्षेत्र में अपना गीदड़ नृत्य प्रचलित है। और अपना जालौर में ढोल नृत्य जालौर में और अलवर भरतपुर में अपना कौन सा है? बम नृत्य है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, बालर ग्रासियों का है, गबरी भील जनजाति का, तेहरा ताली कामड़ जनजाति का, जबकि चरी नृत्य किनका है? गुर्जर जाति का है। तो ये गलत है। आगे आते हैं, सुमिलित करना है ये, तो सुमिलित करिए। ग्रासीय समुदाय से संबंधित है अपना चरी नृत्य, ग्रासीय समुदाय से। और नहीं, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे गलती हो सकती है। ग्रासीय समुदाय से कौन सा है? मादल नृत्य है। और गुर्जरों का कौन सा है? चरी नृत्य है। भील जनजाति का कौन सा है? गवरी नृत्य है। और सहरिया जनजाति का कौन सा है? स्वांग नृत्य है। आगे आते हैं, इसको भी सुमिलित करना है, तो करिए सुमिलित। चरी नृत्य अभी बताया था हमने, गुर्जर जाति का है। और रणबाजा नृत्य ये मेव जनजाति का है। और शंकरिया नृत्य अपनी कालवेलिया जनजाति का है। और चक्री नृत्य ये कंजर जनजाति का है। आगे आते हैं, इसको भी सुमिलित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढोल नृत्य अभी बताया था कहाँ का है? जालौर का है। और बम नृत्य कहाँ का? अलवर भरतपुर का। राई नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा का। आगे आते हैं, इसको भी सुमिलित करना है, तो करिए सुमिलित। राई नृत्य भीलों का है। और मादल नृत्य गरासिया का है। और चरी नृत्य ये गुर्जर जनजाति का है। तेरह ताली नृत्य
कांवड़ जनजाति का है। आगे आते हैं, शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से है? तो ये सहरिया जनजाति से है। आगे दूसरा, बिंदौरी लोक नृत्य ये किससे संबंधित है? तो बिंदौरी झालावाड़ से संबंध रखता है। बिंदौरी लोक नृत्य किससे संबंधित है? झालावाड़ से। आगे कौन सा चैप्टर है? नेक्स्ट चैप्टर है अपना लोक नाट्य। रम्मत है, रम्मत एक लोक नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। तो ये बीकानेर में किया जाता है। होली के दौरान याद रखिएगा, ये बीकानेर में आयोजन किया जाता है। रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को क्या कहा जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो यह खेलार के रूप में जाना जाता है। रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को खेलार कहा जाता है। संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो ये की थी किसकी? तुर्रा कलंकी की। किसकी? तुर्रा कलंकी की रचना की थी। याद रखिएगा, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में तुर्रा कलंकी ख्याल की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्रा कलंकी लोक नाट्य के रचनाकार कौन है? शाह अली और तुकनगीर। याद रखिएगा, तुर्रा कलंकी लोक नाट्य के रचनाकार शाह अली और तुकनगीर है। राजस्थान में कौन सा स्थान तुर्रा कलंकी ख्याल से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नागौर नहीं है, जबकि घोशुंडा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ ये तुर्रा कलंकी ख्याल यहाँ से संबंधित है। जयदयाल सोनी और चेतराम किस ख्याल से संबंधित है? तो जयदयाल सोनी और चेतराम ये तुर्रा कलंकी से संबंधित है। तुर्रा और कलंकी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंकी किसका प्रतीक है? तो तुर्रा और कलंकी शिव और पार्वती का प्रतीक है। नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? तो ये शेखावटी ख्याल से संबंधित है। याद रखिएगा, नानूराम और दुलिया राणा शेखावटी ख्याल से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में लक्षीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया था? तो राजस्थान में लक्षीराम द्वारा तो कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किया गया था। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे लक्षीराम। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लक्षीराम। जोगी जोगिन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान का संबंध किस ख्याल से है? तो ये जयपुरी ख्याल से है। जोगी जोगिन, कान गुजरी, मियाँ बीबी और पठान का संबंध किससे है? जयपुरी ख्याल से। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है? तो याद रखना, अली बख्शी ख्याल ये अलवर से संबंध रखता है। हैला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के दौसा सवाई माधोपुर क्षेत्र से संबंधित है। याद रखना, हैला ख्याल कहाँ प्रसिद्ध है? दौसा और सवाई माधोपुर में। गौमा मीना, कालूकीर, कान गुजरी, मियाबड़ व नाहर ये आदि छोटी नाटिका है जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। याद रखिएगा, गौमा मीना, कालूकीर, कान गुजरी, मियाबड़ व नाहर छोटी नाटिका है जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है गौरी। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है शिव भस्मासुर की कथा पर। याद रखना, गौरी एक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। पुरिया नामक पात्र हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा है? गौरी नृत्य नाटिका का। पुरिया नामक पात्र गौरी नृत्य नाटिका का हिस्सा है। याद रखना, दूसरा क्वेश्चन, झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखटिया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामटिया व खटखटिया किससे संबंधित है? तो ये गौरी नृत्य से संबंधित है। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य
सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है। तो ये किया जाता है गबरी नृत्य। याद रखिएगा, मेवाड़ क्षेत्र में ये नाट्य सावन भादो के महीने में गबरी नृत्य 40 दिन तक चलता है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? गबरी लोक नाट्य। नेक्स्ट आते हैं चार बैत, जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये चार बैत कहाँ की है? टोंक की है। याद रखिएगा, ये लोक गायन चार बैत शैली ये टोंक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, टोंक की प्रसिद्ध चार बैत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया? तो ये किया था करीम खान निहंग ने। करीम खान निहंग ने ये चार बैत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किया था। गोपी जी भट्ट किस लोक नाट्य शैली के कलाकार है? याद रखना, गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो ये तमाशा के कलाकार है। और तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। नेक्स्ट, कौन सी लोक संगीत व नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंध रखती है? तो ये कौन सी है? तमाशा। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है भरतपुर। भरतपुर में नौटंकी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं, गुलालबाई कृष्ण कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुलालबाई और कृष्ण कुमारी ये नौटंकी लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन है? तो राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता है बाघा जी। देखिए, बाघा जी ये भवाई नाट्य के लोक नाट्य के जन्मदाता है। कौन सा नाट्य भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? जसमा ओडन। याद रखिएगा, जसमा ओडन ये भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडन को मंचे प्रस्तुत करने के लिए पुनर्रचित किया किसने किया था? शांता गांधी ने। जसमा ओडन को किसने मंचे प्रस्तुत किया? शांता गांधी ने। शांता गांधी द्वारा रचित नाट्य जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचीय किया जा चुका है? तो ये भवाई शैली में। याद रखिएगा, भवाई गायन शैली में जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुत किया। कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ढाडी नहीं है। जबकि स्वांग, रम्मत और ख्याल राजस्थान की लोक नाट्य शैलियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का बहुरूपीय कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। तो ये कौन थे? जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड ये स्वांग से संबंध रखते हैं, ये बहुरूपीय कला से। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो ये किससे है? स्वांग से है। लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी है, तो पाबूजी कौन है? लोक नायक है जो ऊंटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग में किया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? रावण हत्ता है। पाबूजी की फड़ वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग कर लेते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन फड़ वाचन से संबंधित है? तो कौन है? भोपे। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? साहेपुरा भीलवाड़ा। श्रीलाल जोशी किस कला से संबंध रखते हैं? तो श्रीलाल जोशी फड़ चित्रकला से संबंध रखते हैं। निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तो ये कठपुतली है। याद रखना, निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? कठपुतली। नेक्स्ट, किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया? तो ये किया था वासुदेव भट्ट ने। गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किसने किया था? वासुदेव भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सुमेलित करना है और सुमेलित आप करिए। देखिए, कुचामन ख्याल ये कहाँ का प्रसिद्ध है? इधर इसके प्रवर्तक हैं
तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक रहे हैं लक्षीराम। इसके बाद शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है दुलिया राणा और रम्मत के प्रवर्तक है तेज कवि जैसलमेरी और तमाशा के कौन है बंशीधर भट्ट। इसको भी सुमेलित करना है तो करिए। देखिए नौटंकी कहाँ की प्रचलित है, धौलपुर भरतपुर की, और रम्मत बीकानेर की, और तमाशा ये अपने जयपुर का, और तुर्रा कलंकी मेवाड़ की। इसको भी सुमेलित करना है तो सुमेलित करिए। कुचामनी ख्याल ये अपने नागौर की, और अली बख्शी ये अपना कहाँ से है, मेवात से, और हीर रांझा ये अपना शेखावटी से क्षेत्र रखता है, और कान गुजरी ये अपनी जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट चैप्टर है अपना लोक संत एवं संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नाथ नहीं है कि जशनाती, दादू और रामिश्नी ये तीनों ही निर्गुणोपासक संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रामदासी। रामदासी संप्रदाय ये भगवान राम को मानते हैं, इसलिए निर्गुणोपासक संप्रदाय नहीं है। साहेबपुराम में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है रामिश्नी संप्रदाय। याद रखिएगा ये साहेबपुराम में कौन सी संप्रदाय है? रामिश्नी संप्रदाय। रामिश्नी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है तो ये कहाँ पे है? साहेबपुरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत दरियाब जी रामिश्नी संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो ये रैण शाखा के प्रवर्तक थे। याद रखिएगा दरियाब जी कहाँ के थे? रामिश्नी संप्रदाय के रैण शाखा के। रामिश्नी संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो ये संत दरियाब जी थे। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, साहेबपुरा, सिंहस्थल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? तो ये रामिश्नी संप्रदाय के केंद्र थे। सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे एक तरफ तो शाखाएं हैं और दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक। तो सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? संत हरिरामदास जी। और रैण शाखा के प्रवर्तक अभी बताया था मैंने आपको, संत दरियाब जी। और खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक थे कौन? संत रामदास जी। और साहेबपुरा शाखा के प्रवर्तक थे संत रामचरण जी। रामिश्नी संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक थे तो अभी बताया था हरिराम दास जी। रामिश्नी संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? हरिराम दास जी। रामिश्नी संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए थे? तो ये हुए थे कहाँ पा? सोडा डिग्गी में। याद रखिएगा रामचरण जी कहाँ पैदा हुए थे? सोडा डिग्गी में। गलत सुमेलित देखना है तो रैण शाखा के दरियाब जी थे, साहेबपुरा के रामचरण जी और खेड़ापा के रामदास जी, जबकि ये सिंहथल हरिवंश जी ये गलत है इसमें। नेक्स्ट आते हैं 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, साहेबपुरा, सिंहथल और खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? तो ये रामिश्नी संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। रामिश्नी संप्रदाय की साहेबपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे रामचरण जी। रामिश्नी संप्रदाय की साहेबपुरा शाखा के संस्थापक रामचरण जी थे। रामिश्नी संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो ये साहेबपुरा में मनाते हैं। फुलडोल उत्सव मनाया जाता है तो ये रामिश्नी पंथ द्वारा मनाया जाता है। साहेबपुरा का फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये चैत महीने में आयोजित किया जाता है। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो ये जाम्बोजी ने पहले ही जान लिया था। याद रखना पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले जाम्बोजी ने जान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संत जाम्बू जी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? तो इनका नागौर जिले में जन्म स्थान माना जाता है। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? जाम्बू जी ने। जाम्बू जी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? तो जाम्बू जी के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? बिश्नोई संप्रदाय को। याद रखना, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए बिश्नोई संप्रदाय को जाना जाता है। जाम्बू जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो जाम्बू जी के अनुयायी बिश्नोई संप्रदाय के रूप में जाने जाते हैं। जाम्बू जी ने संभातल धौरा जो बीकानेर में है, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? तो इस संप्रदाय के जो अनुयायी है 29 नियमों का पालन करते हैं। जो जाम्बू जी ने नियम दिए वो कितने दिए थे? 29। बीकानेर के निकट संभ्रातल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था? तो ये बनाया था जाम्बू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाथल धौरा स्थित है, तो ये कहाँ पे है? बीकानेर में है। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? तो किसने दिया था? जाम्बू जी ने। निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक प्रवर्तक था? तो कौन था? जाम्बू जी। संत जाम्बू जी को समाधिस्थ किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था? मुकाम में। नेक्स्ट आते हैं, मुकाम प्रसिद्ध है, तो ये बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि मुकाम में जाम्बू जी की समाधि स्थल है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बू जी का निधन कहाँ हुआ? तो ये हुआ तालवा में। तालवा मुकाम में। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखना है। पहला, संत जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतियासर में हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। कतियासर में इन्होंने 12 वर्ष की साधना की, ये गलत है। 1506 ईस्वी में इन्होंने कतियासर में समाधि ली, ये बात बिल्कुल सही है। और इनके उपदेश सिंबुधड़ा और कोंडा है। याद रखना, जसनाथ जी के उपदेश सिंबुधड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। आगे व्याख्या दी हुई है, आप रोक के वीडियो को पढ़ सकते हो। सिंबुधड़ा और कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है? तो ये जसनाथ जी संप्रदाय के उपदेश है। याद रखना, सिंबुधड़ा और कोंडा ग्रंथों में जसनाथ जी संप्रदाय के उपदेश है। जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसमें आपको पता है नहीं है, जसनाथ जी ने की थी। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो देखना है, हड़बू जी ये बैंटी इनसे संबंधित है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा में, और तल्लीनाथ जी पांचोटा में। ये धन्ना जी ये सिंबुधड़ा, ये गलत है। जसनाथ जी संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई? तो ये हुई थी बीकानेर में। जसनाथ जी संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बीकानेर में। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र अथवा गद्दी है? तो ये है कतरियासर। कतरियासर बीकानेर ये जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कितनी है? 36 है। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से संबंधित रखते हैं? तो ये रखते हैं सिद्ध जसनाथ जी। लिखमादेश्वर, पुनराशर, मालाशर किस संप्रदाय की उपपीठे है? तो ये जसनाती संप्रदाय की उपपीठे है। याद रखिएगा, जसनाती संप्रदाय की लिखमादेश्वर, पुनराशर और मालाशर ये पीठे है। नेक्स्ट आते हैं, बमलू, लिखमादेश्वर, पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से। लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं जसनाथ जी से।
मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे, तो कौन थे? मेवात से थे लालदास जी। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी थे? तो मेव भी कौन से थे? मेवात से थे लालदास जी। दोहली धूप ग्राव किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अभी हमने देखा ये अलवर के लालदास जी दोहली धूप ग्राम में जन्मे थे। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो कौन थे? लालदास जी जन्म से मुसलमान थे। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो कौन नहीं है? लालदास जी संप्रदाय नहीं है, जबकि निम्बार्क, निष्कलंक और वल्लभ ये वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते हैं। संत लालदास जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नगला पीठ ये लालदास जी से संबंधित है। लालदास जी संप्रदाय के संस्थापक का तीर्थ किस स्थान को माना जाता है? तो ये नगलासर को माना जाता है। चरणदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहाँ है? तो ये संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पर है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हो रोककर। दयाबाई और सहजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्याएं थी? तो ये संत चरणदास जी की शिष्याएं थी। याद रखिएगा, दयाबाई और सहजोबाई ये संत चरणदास जी की दो शिष्याएं थी। संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो ये अलवर से संबंधित है। धर्म जहाज और भक्ति पदारथ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? तो ये चरणदास जी की है। याद रखना, धर्म जहाज, भक्ति पदारथ और नासकेत लीला रचनाएं ये चरणदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजोबाई का गुरु कौन था? तो सहजोबाई का गुरु था चरणदास जी। हरणाबाई गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? हरणाबा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो ये राणाबाई से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, जो डिडवाना कुचामन जिले का महत्वपूर्ण भाग है। राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ था हरनावा में। राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? हरनावा में। इसकी व्याख्या देखना चाहो तो यहाँ पे देख लीजिए संत राणाबाई के बारे में। आगे आते हैं, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो ये नाथ द्वारा है। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो ये वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। सुमिलित करना है, इनको सुमिलित करना है। तो देखिए, द्वारकाधीश जी ये कांकरोली की प्रसिद्ध है, और श्रीनाथ जी ये नाथ द्वारा के, और मथुराधीश जी ये कोटा के प्रसिद्ध है, और गोविंद देव जी ये जयपुर के प्रसिद्ध है। आगे क्या है? आगे देखना है। आगे क्वेश्चन है, मथुराधीश मंदिर कहाँ स्थित है? तो अभी देखा हमने, मथुराधीश कहाँ पे है? कोटा में है। धन्ना भगत के गुरु थे? तो ये रामानंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस युग को चुनिए जो दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। तो वे थे धन्ना और पीपा, ये रामानंद के शिष्य थे। संत रैदास का जन्म कहाँ हुआ? तो संत रैदास का जन्म हुआ था बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये व्याख्या देख सकते हो आप। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था? ये था मेवाड़। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र कहाँ था? मेवाड़। मीराबाई के पिता कौन थे? तो मीराबाई के पिता रतन सिंह थे। मीराबाई 16वीं सदी की कवयित्री थी। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो ये पाली जिले में है। निम्न में से
कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो ये कौन सा है? कुड़की। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह किससे हुआ था? तो ये हुआ था भोजराज से। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? तो इन्होंने द्वारका में अपना अंतिम स्थान बिताया, जहाँ पे वह मूर्ति में समा गई थी। दासी मत का संबंध किससे है? तो ये संत मीराबाई से है। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजीनु रोषणु की रचना की है? तो ये की है मीराबाई ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो कौन सी है? पदावली। पदावली मीराबाई की रचना है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? भक्ति। पीपा जी का पूरा नाम क्या था? प्रताप सिंह खिंची। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? तो ये थे संत पीपा जी। संत पीपा जी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो ये गागरोन में। गागरोन कहाँ पे है? झालावाड़ में। संत पीपा जी के गुरु कौन थे? तो ये थे रामानंद जी। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? एक शासक एवं संत पीपा ये गागरोन से संबंधित थे। याद रखिएगा, संत पीपा कौन थे? एक शासक थे। निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? तो ये थे संत पीपा जी। संत पीपा जी की गुफा कहाँ पे है? तो ये गागरोन में है। संत धन्ना का जन्म कहाँ हुआ? तो धन्ना जी का जन्म हुआ था टोंक में। राजस्थान के वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए? ये थे संत धन्ना। दादू पंथ की मुख्य गद्दी को कहाँ है? तो दादू पंथ की मुख्य गद्दी नारायण जयपुर में है। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी दादूखोल भैराणी में। दादू जी के पार्थिव शरीर को दादूखोल भैराणी में समाधि दी गई थी। निम्नांकित में से कौन दादू पंथ से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? अर्णब बानी नहीं है, जबकि अलग दरीवा, दादूखोल और नरेना ये दादू पंथ से संबंधित है। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है। तो दादू पंथ में सत्संग स्थल अलग दरीवा कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं दादू दयाल जी। किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं? तो ये करते हैं दादू पंथ की। याद रखना, दादू पंथ के संप्रदाय ये अपने अनुयायी मिलने पर सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये की थी दादू दयाल जी ने। कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? दादू दयाल जी ने। संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? तो संत गुणसागर व नाममाला ये दादू जी द्वारा रचित है। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, संत रज्जब जी, गरीबदास जी, माधव दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो ये था दादू पंथ के साथ। निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? तो कौन नहीं था? लाल दास जी नहीं थे, जबकि सुंदर दास जी, गरीब दास जी, रज्जब जी ये दादू जी के शिष्य थे। रज्जब बाणी पुस्तक किस पंथ अथवा संप्रदाय से संबंध रखती है? तो ये रखती है दादू जी से। याद रखना, रज्जब बाणी ये दादू जी से संबंध रखती है। आगे आते हैं, जीवन भर दूल्हे के भेष में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे?
तो ये थे रज्जब जी। याद रखना, रज्जब जी जीवन भर दूल्हे की भेष में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत थे। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? तो ये 5 शाखाएं थी। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। देखिए 5 आपको शाखाएं दिख रही होगी। कौन कौन सी? खालसा, नागा, उत्तरादे, स्थानधारी, विरक्त और खाकी। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय की भाग है? तो ये दादू पंथ के। दादू पंथ में नागा उपसंप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो कौन थे? सुंदरदास जी। याद रखना, दादू पंथ में नागा उपसंप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरदास जी। दादू दयाल जी के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था गरीबदास को। दादू दयाल जी के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी गरीबदास को नियुक्त किया गया था। दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? याद रखिएगा, दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का स्थान रहा था? तो ये रहा था खालसा का। निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? तो कौन सी नहीं थी? थंबा नहीं थी, जबकि नागा, विरक्त, खालसा ये दादू पंथ की शाखाएं थी। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो ये ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती है, जिसे सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वे थे दादू दयाल जी। ज्ञान समुद्र, भावनी, रामची अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? तो ये सुंदरदास जी से है। बालंद जी के गुरु कौन थे? तो ये दादू दयाल जी थे। संत मापजी का जन्म स्थान है, तो ये है डूंगरपुर। संत मापजी का जन्म स्थान कौन सा है? डूंगरपुर है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत मापजी के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था निष्कलंकीय संप्रदाय। संत मापजी के द्वारा किया गया स्थापित कौन सा संप्रदाय? निष्कलंकीय संप्रदाय। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चौपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये की थी मापजी ने। याद रखिएगा, वाद विवाद शैली में लिखे गए चौपड़ा ग्रंथ की रचना किसने की थी? मापजी ने। मापजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते थे? तो विष्णु का कल की अवतार मानते थे। निष्कलंकीय संप्रदाय के संस्थापक थे, तो कौन थे? संत मापजी। आचिंत्य भेदाभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? तो याद रखना, आचिंत्य भेदाभेद का भाव का संबंध है, जिनका संबंध है चैतन्य से। याद रखिएगा, आचिंत्य भेदाभेदवाद का संबंध है चैतन्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी जोधपुर में। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना हुई थी जोधपुर में। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है, ये कहाँ पे है? जोधपुर में। जोधपुर के महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो ये है नाथ पंथ की। नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है अपना जोधपुर में। नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ है? जोधपुर में। आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? तो ये किया था 1949 ईस्वी में। आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था 1949 में। अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है, तो अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? आचार्य तुलसी जी। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, तो कौन रहे हैं? भीखन जी। राजस्थान का 13 पंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से। तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है? जैन धर्म से। पाशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो ये था लकुलिश। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? तो ये करता है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? सलेमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो ये की थी परशुराम देव ने। वैष्णव धर्म के निम्नांकित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? तो ये है चैतन्य। वैष्णव धर्म के निम्नांकित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कोई सा संप्रदाय है? तो वो है चैतन्य। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो यह है गौड़ीय संप्रदाय से। सुमिलित करना है तो सुमिलित करिए। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? तो यह है गाढ़ा। परनामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? पन्ना। और गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दांतड़ा। और रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है साहेबरा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, ये थे हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हरिदास जी। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख थे, संस्थापक थे। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो यह है हरिदास जी का। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वह था आजीवक। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वह था आजीवक संप्रदाय। भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? ये थी नागौर की। भक्त कवयित्री कर्माबाई कहाँ की थी? नागौर की। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये की थी लालगिरी ने। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी ने। असुमिलित असंगत युग्म छांटना है तो देखिए अलखिया संप्रदाय कहाँ पे है? ये जोधपुर में नहीं है। अब यहाँ आपने व्याख्या में देखा होगा अलखिया संप्रदाय, तो ये कहाँ पे है? बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में है। जबकि निरंजनी संप्रदाय कहाँ पे है? ये अपना गाड़ा गांव में है, डिडबाना में। और लालदासी संप्रदाय कहाँ पे? दौली दूब अलवर में। और गूदड़ संप्रदाय कहाँ पे? दांतड़ा भीलवाड़ा में। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की है? तो ये की है पेयहारी स्वामी ने। वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलता के संस्थापक कौन थे? ये थे कृष्णदास पेयहारी। वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलता के संस्थापक कौन थे? कृष्णदास पेयहारी। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो ये कुजलम स्वरूपम में संग्रहित है। याद रखना, परिणामी संप्रदाय के उपदेश कुजलम स्वरूपम में संग्रहित है। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक थे अग्रदास जी। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होता है? तो ये होता है रावल जोगी का। याद रखना, कटे हुए कान और जटा ये रावल जोगी का परिचयात्मक प्रतीक होता है। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है कवि दुर्लभ जी। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है कवि दुर्लभ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमीदुद्दीन नागौरी को। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है हमीदुद्दीन नागौरी को।
शेख हमीउद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो ये थे चिश्ती सिलसिले के। किस सूफी को सुल्तान ए तारकीन की उपाधि प्राप्त थी? तो ये थी शेख हमीउद्दीन नागौरी को। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुबालगाब में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? तो ये किया था शेख हमीउद्दीन ने। ए तारकिन का दरवाज़ा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये है नागौर में। ए तारकिन का दरवाज़ा कहाँ पे है? नागौर में। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीउद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो ये थे सोहरावर्दी के थे। नेक्स्ट, काजी हमीउद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो ये बनाया गया था नागौर में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे तो कौन थे? हजरत शेख उस्मान हारूनी। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ये थे चिश्ती सिलसिले से। सुमिलित करना है तो देखिए, जसनाती संप्रदाय ये कतरिया शरण बीकानेर में है। शीतला माता तो ये चाकसू जयपुर में है। जाम्बोजी ये मुकाम नौखा में, और जीर्ण माता रेवासा सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी सुमिलित करना है तो सुमिलित करिए। रामदास जी ये कहाँ पे? इनका जन्म स्थान बीकानेर में। और जसनाथ जी इनका संबंध कहाँ से? कतरियासर बीकानेर से। दरियाब जी कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं जैतारण। और चरणदास जी डेहरा से। इसको भी सुमिलित करना है तो करिए दोस्तों। ये अपना गूदर संप्रदाय ये अपना दांतड़ा भीलवाड़ा में है। नवल संप्रदाय ये अपना जोधपुर से संबंध रखता है। चरणदास जी संप्रदाय ये अपना दिल्ली से, और अलखिया संप्रदाय बीकानेर से। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है तो ये कहाँ पे है? जोधपुर में। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? जोधपुर में। इसको भी अपना सुमिलित करना है तो करिए। शेख अहमदुद्दीन मिट्ठे महाबली ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं गागरोन से। और मौलाना जियाउद्दीन ये कहाँ संबंध रखते हैं? जयपुर से। और शेख नजमुद्दीन ये कहाँ संबंध रखते हैं? फतेहपुर से। और शेख बाबा इसहाक ये खाटू से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना लोक देवता। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता ऑप्शन के अकॉर्डिंग तेजाजी महाराज होगा। कौन से लोक देवता को धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है तेजाजी महाराज को। लाछा गोजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की? तो ये की थी तेजाजी महाराज ने। तेजाजी का जन्म स्थान है तो तेजाजी का जन्म स्थान खडनाल नागौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ? तो ये हुआ था नागौर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, तेजाजी राम प्यारी ये गलत है, जबकि तेजाजी की माता का नाम मैणा दे, तेजाजी की पाबूजी की माता का नाम कमला दे और गोगा जी की माता का नाम बाछल दे था। तो ये तेजाजी की माता का नाम राम प्यारी नहीं था। तो क्या नाम था? हमने आपको व्याख्या में बताया है कि तेजाजी की माता का नाम क्या था? राम कुंवरी था। क्या था? राम कुंवरी। और पत्नी का नाम क्या था? पेमल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो तेजाजी की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी।
तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? तो तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल परबतसर नागौर में है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? पिचियाक नहीं है। पिचियाक तेजाजी से संबंधित नहीं है, जबकि सुरसरा में इनकी मृत्यु हुई थी, खड़नाल में जन्म हुआ था और परबतसर में इनका मेला लगता है। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? तो तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? पेमल देवी। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया होता है? तो परबतसर में तेजाजी का मेला लगता है। तेजाजी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पनेर में ननिहाल, यहाँ पे ननिहाल नहीं है, जबकि खड़नाल में जन्म स्थान है और सुरसरा में समाधि स्थल है। परबतसर में मेले का स्थल है, जबकि पनेर में क्या है? उसका ससुराल है। मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, किस जिले में है? तो कहाँ पे है? नागौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी के चबूतरे को, थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला, और चबूतरे को थान कहा जाता है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांशी दोगारी कहाँ स्थित है? तो बांशी दोगारी कहाँ पे है? बूंदी में है। स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ, तो गोगा जी का जन्म हुआ था कहाँ पे? ददरेवा चोरू में। ददरेवा जन्म स्थल है, तो ये गोगा जी का जन्म स्थान है। गोगा मेड़ी स्थित है, तो ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी स्थित है। गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे? तो आपको पता है ये चूरू जिले में जन्मे थे। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राकड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? तो उसमें 9 गांठें होती है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी तो हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? गोगा जी की हॉल्डी सांचौर में। याद रखिएगा, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है और दूसरा मेला गोगा जी की हॉल्डी सांचौर में बढ़ता है। गोगा जी के गोगा मेड़ी में गोगा नवमी को लगने वाला मेला लगता है। ये कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो नौहर तहसील, हनुमानगढ़ की नौहर तहसील में गोगा जी का मेला लगता है। जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाना जाता है? तो जहर पीर के नाम से गोगा जी महाराज को जाना जाता है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, वे कौन थे? गोगा जी महाराज। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे महमूद गजनवी के समय। किसकी बहादुरी के कृत्य बीठू मेहा के रावले में उल्लेखित है? तो ये बीठू मेहा जी के रावले में गोगा जी की बहादुरी के कृत्य उल्लेखित है। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो राजस्थान के गोगा जी महाराज का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? तो ये है गोगा जी महाराज। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? तो गोगा जी का घोड़े का नाम था जावड़िया, और ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने इनका नाम क्या रख दिया? जावड़िया लिखा था। वैसे गोगा जी की सवारी क्या थी? नीली घोड़ी थी। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो ये क्या था? देव नारायण जी की फड़ पर।
और कब किया था? 1992 ईस्वी में। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये है आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये है देवनारायण जी से। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो ये है बाबा रामदेव जी। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैणादे थी? तो ये थी रामदेव जी की माता का नाम मैणादे था। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो ये रामदेव जी के पिता थे। किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है रामदेव जी के मेले को। राजस्थानी लोकगीत में नैतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में कहा है? तो ये कहा है रामदेव जी के बारे में। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है तो वे है जैसलमेर में। जैसलमेर के पोखरण के नज़दीक रामदेवरा है। नेक्स्ट आते हैं, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? तो ये ली थी 1458 ईस्वी में। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी वे थे रामदेव जी। नैजा जम्मा ब्याबले रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो नैजा जम्मा ब्याबले रिखिया ये रामदेव जी से संबंधित है। देखिए, नैजा, ध्वजा को नैजा कहा जाता है और रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है और चमत्कार रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है और भजनों को रामदेव जी के भजनों को ब्याबले कहा जाता है और बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल भक्तजनों को क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। नैजा क्या है? तो नैजा है रामदेव जी की पंचरंगी पताका। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोग बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से जैसलमेर के पीले पत्थर से करवाया गया था। किस लोक देवता का जन्म उंडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? तो ये हुआ था रामदेव जी का। उंडू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था रामदेव जी का। वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है तो कौन सा नहीं है? बनेड़ा नहीं है। जबकि रुणेचा, पोखरण और मसूरिया ये तीनों ही रामदेव जी से संबंधित है। देखिए, पोखरण, रामदेव जी ने अपना निवास स्थान पोखरण अपनी भतीजी को दहेज में दिया तो इसलिए फेमस है। और उसी के पास रुणेचा उन्होंने रामदेवरा में समाधि ली थी। और मसूरिया गांव, ये देखिए मसूरिया गांव में इनका पूजा स्थल है। आगे आते हैं, बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है तो ये है रामदेव जी का। कांवड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं तो कांवड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? रामदेव जी महाराज। पाबूजी को अवतार माना जाता है तो पाबूजी लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है तो ये है पाबूजी महाराज। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं पाबूजी महाराज। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पाबूजी महाराज को। निम्न में से किस लोक देवता से चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी रायका और सलजी सोलंकी संबंधित थे? ये थे पाबूजी महाराज से। पाबूजी के शिष्य मुख्यतः रेवारी जाति के थे जो ऊंट पालक थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? रेवारी जाति कहा जाता है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है तो ये कहाँ पे है? कोलूमंड में, कोलूमंड फलौदी में।
किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला भरता है? तो ये भरता है पाबूजी महाराज का। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? तो ये हुई है वीर कल्ला जी की। वीर कल्ला जी राठौर का जन्म कहाँ हुआ था? नागौर में, और उनकी ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। भाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो ये है कल्ला जी को भाथी खत्री के रूप में जाना जाता है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो ये थे उदय सिंह। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण जो 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो वे थे वीर कल्ला जी। तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में ये किसका है? मल्लीनाथ जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत सुमेलित देखना है। तो पाबूजी कोलूमंड से संबंधित है, तेजाजी करनाल नागौर से, रामदेव जी रामदेवरा से। ये मल्लीनाथ का भी बताया है, ये गलत है। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है, तो लूणी नदी के किनारे किसका है? मल्लीनाथ जी का। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो कुंडा पंथ के प्रणेता थे राव मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो ये मल्लीनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला लगता है। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? तो ये इन्होंने ली थी मल्लीनाथ जी ने। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है तिलवाड़ा बाड़मेर में। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो ये रहा है ग्राम देवता के रूप में। भूरिया बाबा आराध्य देवता है, तो भूरिया बाबा गौड़बाड़ की मीणाओं के आराध्य देवता है। साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रति वर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो ये लगता है फत्ता जी का। याद रखना, ये साथू गांव में मेला लगता है फत्ता जी का। जो साथू गांव कहाँ पड़ता है? जालौर में। जैथम लॉर्ड राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो जैतम लॉर्ड राठौड़ को आलम जी के नाम से जाना जाता है। जैतम लॉर्ड राठौड़ को क्या नाम से जाना जाता है? आलम जी के नाम से जाना जाता है। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? तो हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। बेंगटी गांव जो फलौदी में है किस संत का पवित्र स्थान है? तो बेंगटी गांव ये हड़बू जी महाराज का पवित्र स्थान है। कौन से लोक देवता भुंडेल से थे? तो भुंडेल से थे हड़बू जी। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है बेंगटी गांव फलौदी में। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, तो ये थे हड़बू जी। कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, तेजाजी परबतसर नागौर से संबंधित है। देवनारायण जी आसन भीलवाड़ा में इनका मेला लगता है, और तेजाजी का कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। पाबूजी का कहाँ लगता है? कोलूमंड फलौदी में। और तल्लीनाथ जी का ये कतरियासर में नहीं लग कर कहाँ लगता है? ये तल्लीनाथ जी का कतरियासर में नहीं लगता है, कतरियासर में लगता है किसका? जसनाथ जी का। आइए तो इसमें थोड़ा सा सुमेलित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालौर में, और तेजाजी अभी देखा हमने तेजाजी को तो परबतसर नागौर में इनका मेला लगता है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा में, और पाबूजी महाराज कोलूमंड फलौदी में।
ये इनका मेले लगते हैं यहाँ पे भी सम्मिलित करना है तो करिए। जहर पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी महाराज को, और शिव का अवतार माना जाता है तेजाजी महाराज को, और लक्ष्मण का अवतार पाहू महाराज को, और रामसारा पीर ये रामदेव जी को जाना जाता है। यहाँ पे भी सम्मिलित करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं इसे। गोगा जी महाराज ये ददरेवा चूरू में जन्म स्थान, और पावूजी महाराज का जन्म स्थान कोलुमंड फलौदी में, और हड़बू जी महाराज का जन्म स्थान भुंडेल नागौर भुंडेल में, और फत्ता जी का जन्म स्थान है साथू गांव जालौर में। आगे आते हैं, सुमिलित करना है तो यहाँ जन्म स्थान और देवता है तेजाजी महाराज का जन्म स्थान कहाँ पे है तो यह है नागौर में, और गोगाजी महाराज का जन्म स्थान है चूरू में, ददरेवा चूरू में, और तल्लीनाथ जी महाराज का जन्म स्थान है जोधपुर में, और पावूजी महाराज का है कोलुमंड फलौदी में। आगे आते हैं, नेक्स्ट है अपना चैप्टर लोक देविया।